जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद देश भर के कई सारी जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट और टूरिस्ट प्लेसेस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर भी कई बड़े और अहम फैसले भी लिए गए हैं। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई और 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में पहलगाम में होने वाले आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका पर भी चर्चा की गई और इसके बाद 5 बड़े फैसले लिए गए। विदेश सचिव ने इन पांचों फैसलों का ऐलान किया। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं कि ये पांचों फैसले क्या हैं। इनमें पहला फैसला ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर एक समझौता हुआ था, यानी 5 नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता किया गया था 1960 में। इस समझौते पर अभी रोक लगा दी गई है। याद रखिए, होल्ड किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। दूसरा फैसला यह है कि पंजाब के अंदर जो अटारी वाघा बॉर्डर है और वहां पर जो चेक पोस्ट है उसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। अटारी चेक पोस्ट पर ट्रेड गेट भी है और वहां से लोगों का आना जाना भी रहता है, तो उस चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। और तीसरा फैसला यह है कि सार्क वीज़ा के तहत रह रहे भारत के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ देने को कह दिया गया है। याद रहे कि सार्क वीज़ा ये कोई रेगुलर वीज़ा नहीं होता है, बल्कि ये एग्जम्पशन वीज़ा होता है। दरअसल सार्क, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिणी एशियाई देशों के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी और ऐसे लोगों के लिए एग्जम्पशन वीज़ा का प्रावधान भी रखा गया था और सार्क देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। तो इस वीज़े पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ देने को कह दिया गया है। साथ ही ये भी कह दिया गया है कि अब सार्क वीज़ा के तहत भारत के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को नहीं आने दिया जाएगा। याद रखिए कि सार्क वीज़ा किसी आम पाकिस्तानी नागरिक को नहीं मिलता है, बल्कि ये पाकिस्तान के किसी ओहदे पर बैठने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यानी मतलब नॉर्मल वीज़ा नहीं है, जो पाकिस्तानी सिस्टम का हिस्सा होता है। इसके अलावा चौथा फैसला यह है कि भारत के अंदर जो भी पाकिस्तानी डिफेंस, नेवल और मिलिट्री एडवाइजर्स हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा कह दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि उनकी मौजूदगी अब भारत में स्वीकार्य नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इनको भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। और साथ ही पाकिस्तान में मौजूद भारत के एडवाइजर्स को भी पाकिस्तान से भारत वापस बुला लिया गया है। इसके अलावा पांचवा बड़ा फैसला ये लिया गया है कि भारत के अंदर मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्ट्रेंथ को चॉप कर दिया गया है, यानी कि हाई कमीशन के स्ट्रेंथ को घटा दिया गया है। तो ये 5 बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं जो भारत सरकार की तरफ से सामने आए हैं। और इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि भारत की सभी पार्टियों की 24 अप्रैल को एक साथ बैठक होगी और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि ये देश के खिलाफ बहुत बड़ी घटना है और ये एक तरह से देश की सिक्योरिटी को चुनौती है। तो इस मामले में हर एक को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि ये जो फैसले लिए गए हैं, इसका क्या असर पड़ने वाला है फ्यूचर में। तो इसका जवाब बहुत साफ है कि ये एक प्रेशर क्रिएट करने का तरीका होता है और पाकिस्तान के आला ओहदों पर बैठे लोगों को एक पैगाम है कि हम इस हरकत को हल्के में नहीं ले रहे हैं। बाकी इसका सीधा तौर पर ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिलेगा जो आम नागरिकों को पड़ेगा कि पाकिस्तान को किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, पाकिस्तान की जो छवि है वो ज़रूर डेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के अलग अलग देशों में शक की नज़रों से देखा जाता है। इस हवाले से इसको और भी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अलबत्ता इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को होल्ड कर देने से पानी की किल्लत ज़रूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत इस पानी को ज़्यादा दिनों तक रोक सकता है। तो इसका सीधा जवाब ये है कि नहीं, क्योंकि चिनाब, झेलम और इंडस जैसी नदियों में बहुत भारी मात्रा में पानी होता है और इन नदियों के पानी को रोकना या मोड़ देना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई नल नहीं है कि उसका टैप इधर से लगाए और उधर पानी चला गया, उसको घुमा दिया, बंद हो गया, बल्कि यहाँ बहुत भारी फोर्स के साथ पानी बहता है और इस बहते हुए पानी को रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए डैम चाहिए, कनाल चाहिए, टनल चाहिए और ये सब कुछ भारत के पास मौजूद नहीं है और इसको बनाने में दशकों की ज़रूरत है। और अगर ये सब कुछ बनाकर भी पाकिस्तान जाने वाला पानी उसको रोकने की कोशिश की गई तो एक बहुत बड़ी समस्या खुद के देश में भी पैदा हो जाएगी। और वो समस्या ये होगी कि ये कोई 1-2 बाल्टी पानी नहीं होता है कि उसको आप रोक करके कहीं भी स्टोर कर लें, बल्कि अगर इस पानी को पाकिस्तान जाने से रोका गया तो उधर पाकिस्तान में तो सूखा खैर पड़ ही जाएगा, वहाँ के लोगों की समस्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन इधर भारत के अंदर पंजाब वगैरह में भी भारी सैलाब आ जाएगा और चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगेगा। और जो सैलाब हम बिहार के बारे में बरसात के मौसम में सुनते और देखते हैं,
कमोबेश उसी जैसा सैलाब हम पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के बारे में साल हर साल देखने लगेंगे और ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा क्योंकि पानी लगातार आता रहेगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी को थोड़े समय के लिए बंद तो किया जा सकता है, लेकिन इसको परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए बंद करना भारत के लिए खुद ही मुमकिन नहीं है। यानी कि दूसरे को भूखा मारने के चक्कर में हमारे देश के लोग डूब कर मर जाएंगे। तो खैर, ये एक अहम बात थी जिसके बारे में हमने सोचा कि पूरी तफसील आपको बता दें। इसके अलावा जहाँ तक प्रतिक्रियाओं की बात है इस पूरी घटना को लेकर, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोदी कैबिनेट के इस फैसले की तारीफ की है और इसको 56 इंची सीने से जोड़कर देखा है। हालांकि चीन के मामले में ये 56 इंच सिकुड़ कर 26 ही रह जाता है, तब निशिकांत दुबे को 56 इंच याद नहीं रह जाता है। वहीं बीजेपी के सांसद कंगना रनावत ने इस आतंकी हमले के बारे में कहा है कि आतंकवाद का एक धर्म होता है और पीड़ित का भी। वैसे कंगना रनावत का इससे क्या मंशा है वो सभी को मालूम है, लेकिन जहां तक इस हमले की बात है तो इस हमले को हर कोई आतंकी हमला कह रहा है और कहना भी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों की हत्या करने वाले टेररिस्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये मुसलमान कतान नहीं हो सकते, क्योंकि ये इस्लामी तालीमात के सरासर खिलाफ है। कुरान करीम में एक आयत है कि निर्दोष लोगों की हत्या करना ऐसे ही है जैसे पूरी कायनात को मारना है। तो ये दहशतगर्द जो थे वो सरासर इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ काम करने वाले लोग हैं। इसलिए इन दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से न सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी होती है, बल्कि जम्मू कश्मीर के सयाहत के लिए भी ठीक बात नहीं है। तो इन दहशतगर्दों ने एक साथ कई तरह का नुकसान किया है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दीगर मुस्लिम तंजीमों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र वफ़ कानून के लिए अपने एहतजाजी प्रोग्रामों को कुछ दिनों के लिए रोक भी दिया है। वहीं पंजाब के शाही इमाम ने कहा है कि पहलगाम में बेकसूर लोगों का कत्ल करने वाले इंसान नहीं हैवान हैं और लानत है आतंकवाद पर, लानत है इन लोगों पर। वहीं ताज़ा खबर यह भी है कि पहलगाम हमले के बाद करीब 80% कश्मीर के लिए टूरिस्ट बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है। तो ये है कश्मीर के दूसरे लोगों का नुकसान, जिसका अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। वहीं श्रीनगर से एनसी के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 40 सालों से खून बह रहा है और अभी भी बंद नहीं हुआ है। कल जिन लोगों ने दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाई है, तो इससे हमारा भी नुकसान हुआ है। इस हमले की निंदा के लिए हमारे पास अल्फाज की कमी है। वहीं इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि कश्मीर वैली में अब सभी पर्यटक स्थलों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि यही काम पहले क्यों नहीं कर दिया गया था? क्या 26 लोगों की मौत का इंतज़ार किया जा रहा था? फिलहाल वो लिस्ट भी सामने आ गई है जिन 26 लोगों की दहशतगर्दों ने हत्या कर दी थी। हालांकि अब सरकारें इन मारे गए लोगों के परिजनों के आंसू को चंद पैसे देकर के पोंछने की कोशिशें कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और उधर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ये ऐलान किया है कि जो भी दहशतगर्दों के बारे में जानकारी देगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने वहां मौजूद सैलानियों को निशाना बनाया था और बेकसूर लोगों को उनका नाम और उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद देश भर में हंगामा बरपा हो गया कि भला कश्मीर में, जहां के बारे में भारत सरकार कहती है कि यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, वहां इतनी बड़ी संख्या में मासूम लोगों को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट निशाना बनाने में कैसे कामयाब हो गए। और ये भी बताया गया कि उस जगह पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये इंटेलिजेंस और भारत सरकार की नाकामी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की जानें चली गई और अब उनके स्केच जारी किए जा रहे हैं। खैर, ये जो भी है एक बहुत ही दुखद घटना है और देश का हर एक नागरिक इन पीड़ितों के साथ है और दहशतगर्दों के उनके कायराना और घिनौने हरकत की कड़ी शब्दों में निंदा करता है और ये मांग करता है कि इन दहशतगर्दों में से एक एक को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। ये समाज के भेड़िए हैं और इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जिसके ये हकदार हैं। बाकी इन दहशतगर्दों की वजह से मुसलमानों को निशाना बनाने वाले लोग शुद्ध रूप से नफरत और राजनीति के शिकार हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो इन दहशतगर्दों के करतूत को मुस्लिम समाज के खाते में हरगिज़ न डालें, क्योंकि इस्लाम में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। और जो लोग सवाल करते हैं कि हम ये मानते हैं कि सारे मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते हैं, लेकिन दहशतगर्द मुसलमान ही क्यों होते हैं, ये सवाल कई बार बहुत मासूमियत से पूछा जाता है। तो वो लोग आँख के अंधे हैं। दरअसल उन्हें मालूम होना चाहिए कि आज़ाद देश का पहला हत्यारा जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, क्या वो कोई मुसलमान था? इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले लोग क्या मुसलमान थे? 1984 में सिखों का जो कत्लेआम हुआ था, क्या वो लोग कोई मुसलमान थे?
असम के अंदर नैली मैसेकर को अंजाम देने वाले क्या ये लोग मुसलमान थे? बल्कि खुद उल्टा मुसलमानों को ही मार दिया गया था। इसी तरह 1991 में राजीव गांधी की हत्या करने वाले क्या ये लोग मुसलमान थे? एलटीटी के लोग क्या मुसलमान हैं? असम के अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के लोग क्या ये मुसलमान हैं? इसी तरह माविस्ट लोग जो आए रोज़ लोगों को मारते रहते हैं। आपको याद होगा कि साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अंदर 76 सीआरपीएफ के जवानों को इन्हीं माविस्टों ने शहीद कर दिया था। तब किसी ने इनको दहशतगर्द नहीं कहा था, बल्कि उन्हें माओविस्ट कहा गया था। खास बात यह है कि इसमें सब हिंदू हैं। इसके अलावा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम यानी उल्फा, ये लोग भी मुसलमान नहीं हैं, ये लोग भी हिंदू हैं। इसी तरह द खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, ये लोग भी मुसलमान नहीं हैं। इसी तरह बोडोलैंड वाले, ये लोग भी मुसलमान नहीं हैं। और इसी तरह ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, ये भी मुसलमान नहीं है। इनमें से कई सारे क्रिश्चियन हैं, कई सारे कुछ और हैं। इसी तरह नक्सली लोग भी, ये लोग भी मुसलमान नहीं हैं, जो आए दिन हमारे फौजी जवानों को मारते रहते हैं। और इसके अलावा दर्जनों ऐसी तंजीमों के लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देते रहते हैं। तो ये सब बताने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि टेररिस्ट लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, उन्हें धर्म के चश्मे से देखना ही गलत है। लेकिन जो लोग आतंकवाद को मुसलमानों से जोड़कर देखते हैं, वो लोग या तो अनपढ़ और मासूम लोग हैं, या फिर बहुत ही शातिर लोग हैं और जानबूझकर ये बात बोलते हैं, क्योंकि बुरे लोग हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि देयर इज़ अ ब्लैक शिप इन एवरी कम्युनिटी, यानी कि हर कम्युनिटी में कुछ भेड़िए पाए जाते हैं। अब वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, वगैरह वगैरह, कोई भी हो, हर धर्म में कुछ भेड़िए मिल जाएंगे। इसी तरह मुसलमानों में भी कुछ भेड़िए हैं। और जो भी मैंने नाम लिए हैं, इनमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। इनकी तंजीमों में सारे धर्मों के लोग हैं, लेकिन मुसलमानों को मीडिया की मेहरबानी की वजह से कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दी जाती है। इसीलिए बच्चे बच्चे के दिमाग में बहुत ही चालाकी से भर दिया गया है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। तो खैर, आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी वाकई में किसी के सगे नहीं हो सकते। वो सिर्फ अपने एजेंडे के गुलाम होते हैं और उसको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो खैर, इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लंबा वीडियो बनाने से लोग देखते नहीं हैं ज़्यादा, वरना वीडियो को हम बहुत सारी बातें कह सकते थे इस हवाले से। तो खैर, इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए, और हमारी बातों से आपको कितना इत्तेफाक है वो भी बताइए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह के कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़, इसके अलावा इंटरेस्टिंग व्लॉग के कंटेंट्स भी बनाकर देते रहते हैं।